उम्र लगभग 82-83 वर्ष, सफ़ेद साड़ी पहने हुए शोभा जी स्टेशन के बेंच पर सूनी नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। काफ़ी देर से बैठी थी। सुबह 8 बजे से ही लगभग 12 बज गए। थक जाती तो अपने झोले से एक किताब निकालती गीता की, उसे पढ़ती और थक जाती तो फिर उसको झोले को में रख देती। और फिर चारों तरफ देखने लगती और मन ही मन सोचने लगी, अपने अंदर ही अंदर भगवान से कहने लगी, प्रभु कैसी परिस्थिति में मुझे फंसा दिए हो। गोविंद अब आप ही उबारो। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा जी धड़क रहा है। अंदर अंदर ये कहते कहते भगवान का ध्यान करती और आंखों से अश्रुधारा चालू हो जाती। उनका ऐसा रूप अपनी दुकान पर, चाय की जो दुकान किया था, रामू आया उनके पास और बोला, माता जी आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? और गाड़ियाँ तो कितनी आई कितनी चली गई, आप यहीं की यहीं बैठी हुई हैं, क्या बात है अभी तक कहीं गई नहीं? तब शोभा जी ने बताया कि बेटा मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, वह भूखा था, नाश्ता करने गया है और बोला है कि मैं आपके लिए भी नाश्ता लेकर के आऊँगा, आप यहीं पर बैठी रहिए और मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ बेटा। परंतु देर हो जाने के कारण मेरा जी घबरा रहा है। रामू ने कहा, माता जी अब वो नहीं आने वाले हैं। शोभा जी ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे छोड़ के कहाँ जाएगा वो? नहीं नहीं, उसके साथ कोई घटना तो नहीं घट गई, कहाँ फंस गया, क्या दिक्कत हो गई? बेटा हो सके तो इतना काम कर दो कि आसपास की दुकानों से, नाश्ता की दुकानों से जा कर के पता करके आओ कि मयंक नाम का कोई आदमी आया था, कहाँ है, कुछ उसका अता पता है? अब रामू तो जानता था कि स्टेशन पर प्रतिदिन की कहानियाँ देखता था, दुनिया में माँ बाप के प्रति लोगों का जो व्यवहार चल रहा था वह भी जानता था। परंतु माताजी का मन रखने के लिए गया, 2-4 दुकानों पर पता किया, कोई पता नहीं लगा और वापस चला आया और आकर के बोला कि माताजी आपके बेटे का कहीं कोई पता नहीं है और आप देख रहा हूँ सुबह से ही यहाँ पर बैठी हुई हो, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कम से कम मैं अपनी दुकान से चाय लेकर आता हूँ, आप पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर देखेंगे। अब शोभा जी ने कहा, नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। बोला क्यों? दोपहर हो रहे हैं। शोभा जी ने कहा, बेटा तू ये बता कि जिसका बेटा बिछड़ गया हो अपनी माँ से, क्या उस माँ को भूख प्यास लग सकती है?
अब इतना कह करके शोभा जी रो पड़ी। रामू अपनी दुकान पर आ गया, पुनः अपने कार्य में लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी और देखा तो पुनः उसी बेंच पर शोभा जी बैठी थी, उदास नज़रों से बेटे का इंतजार कर रही थी। उसने जाकर के निवेदन किया कि माता जी, सुबह से हो गई शाम, अब तो आप मेरी बात मान लीजिए, चलिए रात्रि मेरे यहाँ गुजार लीजिए, मेरे घर पर गुजार लीजिए और सुबह फिर आ जाइएगा। परंतु शोभा ने मना किया कि नहीं बेटा, अगर मेरे जाने के बाद कहीं मयंक आ गया और मुझे नहीं देखेगा, नहीं पाएगा यहाँ पर स्टेशन पर, तो वो घबराएगा, परेशान होगा। और मुझे नहीं पाएगा, परेशान होगा। इसलिए यही सोचकर मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मुझको यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रामू ने बहुत कोशिश किया कि कोई नाश्ता ले आऊं, आप नाश्ता ही कर लीजिए, चाय पी लीजिए, परंतु शोभा जी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा जाओ। रामू अपने दुकान पर आया और एक चटाई और एक मजबूत शाल बढ़िया लेकर के गया और उनको दिया। दे करके कहा, माता जी, जब आपने मुझे बेटा कह ही दिया है तो कम से कम मेरी ये बात तो मान लो। आप इस चटाई को बिछा करके छाए में शाल को ओढ़ करके बैठिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगी। बुढ़ापे का शरीर है, फिर समझ नहीं पाओगी। शोभा जी ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, बेटा तुम जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं यहीं पर बैठ करके अपने बेटे का इंतज़ार करूंगी, आएगा तो चली जाऊंगी। रामू घर पे चला गया। घर जा कर के अपनी पत्नी को बताया, आज मैंने ऐसी ऐसी घटना अपनी आंखों से देखी है और मुझे तो लगता है वह माता जी पढ़ी लिखी भी हैं और भगवान की भक्त भी हैं, परंतु अचानक उनका बेटा पता नहीं कहाँ छोड़ करके चला गया, अकेले बेचारी बैठी हैं। और जब अपनी पत्नी को सारी बात बताई और रामू ने कहा कि देखो, मेरी माँ बचपन में ही मेरा साथ छोड़ गई थी, मैं किसी तरह से अपना जीवन बगैर माँ बाप के काटता रहा, तुम्हारा साथ मिला तो कुछ सहारा हो गया। अब हम अपना जीवन चला रहे हैं, परंतु एक जीवन में टीस लगी हुई है, काश मेरे माँ होती और उसका सेवा करने का मुझे अवसर मिलता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। परंतु अगर तुम कहो तो अगर कल तक माँ जी नहीं गई होंगी तो उन्हें अपने घर पर ले आऊं। पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने कहा, बहुत अच्छी बात आप सोच रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है, आप जरूर ले आइएगा। दूसरे दिन गया रामू तो देखा शोभा अपनी स्थान पर चुपचाप बैठी हुई थी।
रामू जा कर के उनसे बोला, माताजी आपका बेटा आया। तो फिर फफक कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, अभी तक तो नहीं आया बेटा। और इतना कहते ही वो लुढ़क कर गिर पड़ी जमीन पर, बेहोश हो गई। रामू दौड़ करके गया, पानी ले आया, पानी का छींटे लगाया, मुंह धोया और उसके बाद ज़बरदस्ती कुछ नाश्ता और चाय ले आकर के खिलाया पिलाया। बोले, माँ आप कल से ही कुछ खा पी नहीं थी, इसी से आपको चक्कर आ गया। अब आप आराम से यहीं पर बैठिए, शाम तक इंतज़ार और कर लीजिए, फिर हम शाम को बताएंगे। दूसरा दिन भी पूरा बीत गया पर मयंक नहीं आया। अब शाम को रामू जब जाने लगा अपने घर, तो शोभा जी से आकर के चरण पकड़ के बोला, आपने मुझे बेटा कहा है, बार बार आप मुझे बेटा कह रहे हैं, और मैंने भी अपने मन से आपको माँ ही मान लिया हूँ, तो आप क्या मेरी एक बात नहीं मानेंगी? शोभा जी बोले, बोलो बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? बोले, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहीं रह करके जैसे हम लोगों का अभी तक गुजर बसर हो रहा है, उसी में आपका भी होगा। और हमारी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे भी माँ मिल जाएगी। शोभा एक बार फिर रो पड़ी और रामू के साथ चल दी। रामू के घर आई, एक दिन दो दिन तो शोभा जी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। बहुत छोटा सा कमरा था, सामान्य वर्ग का था रामू। उसके पास उसी चाय की दुकान के अलावा और कोई आमदनी का स्रोत नहीं था, उसी से घर चल रहा था। हाँ, उसकी पत्नी सिलाई का काम करती थी, उससे भी कुछ आमदनी हो जाया करती थी। ये सब शोभा जी ने देखा, धीरे धीरे घुल मिल गई। उसके सिलाई के काम में हाथ बटाने लगी, क्योंकि ये स्वयं सिलाई का काम अच्छी तरह से जानती थी और करती थी। उसका कोर्स भी किया था अपने बचपन में, और घर के सारे काम में घुल मिल कर हाथ बटाने लगी। सब्जी आदि लेने भी बाजार चली जाती। धीरे धीरे शोभा जी समझ गई कि मेरे बेटे बहू आने वाले नहीं हैं और न मेरा पता लेंगे। अब तो रामू और इसकी बहू ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसा सोचकर उनको ही अपना सब कुछ मान करके वे वहीं पर रहने लगी। एक दिन बाजार गई सब्जी लेने के लिए। एक 7-8 साल का बच्चा आया, शोभा जी का पैर पकड़ लिया, बोला, माताजी लॉटरी का टिकट है, आप ले लीजिए ना, मेरा रोटी का सवाल है, मेरा गुजारा हो जाएगा, और भगवान चाहेंगे तो हो सकता है आपकी भी किस्मत जग जाए। अब शोभा जी को विश्वास तो नहीं था कि लॉटरी लग जाएगी कि नहीं, न तो लॉटरी कभी खरीदती थी, पर उस बच्चे की मासूमियत को देखकर इनको दया आ गई और इन्होंने एक टिकट खरीद लिया 5 रुपए में, लेकर के अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और घर पे आ गई। और रामू की पत्नी को वह लॉटरी का टिकट दे दिया और बता दिया सारी बात। अब उस लॉटरी के टिकट का 1 महीने बाद
रिजल्ट आने वाला था, जिसमें कि जो प्रथम विजेता होगा उसे 7 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और वो दिन जब आया तो धीरे से शोभा जी जाकर के एक पेपर खरीद ले आई और देखने लगी, जिसमें उनका साथ रामू की पत्नी भी दे रही थी। दोनों ने अपने टिकट का नंबर मिलाया तो उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि प्रथम विजेता का जो नंबर घोषित था वह इनके टिकट का ही नंबर था। आज एक बार फिर शोभा जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। ये खुशी के आंसू थे और भगवान की कृपा मान करके उनका दिल पिघल आया था। टिकट को रख दिया। कुछ दिन के बाद पैसे भी मिल गए लॉटरी के। अब तो 7 करोड़ रुपए एक साथ मिल जाने के बाद रामू दुकान पर से आया तो शोभा और उनकी पत्नी ने बताया सारी बात, और कारोबार बढ़ाने की बात हुई। दुकान जो छोटी सी चाय की थी, एक आलीशान बढ़िया दुकान रामू की बन गई, होटल टाइप की चलने लगी। नौकर चाकर रख लिए, उसकी भी आमदनी बढ़ गई। शोभा ने कहा, बेटा यहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, कमरा भी छोटा है, हम लोग चलो एक अच्छा मकान ले लेते हैं, उसमें रहेंगे। अब एक आलीशान मकान भी खरीद लिया, उसमें जाके रहने लगे। और वहाँ पर जो सिलाई का काम इनका चल रहा था, इसको थोड़ा सा विस्तार दिया, गारमेंट्स बना दिया, जिनमें कि फैशनेबल तैयार होने लगे कपड़े और बड़े लोकप्रिय हुए बाजार में। थोक में आकर के लोग ले जाते, कारोबार बढ़ने लगा। शोभा जी का नाम अखबारों में आ गया, क्योंकि वो जीरो से हीरो हुई थी। एक पेपर वाले ने छाप दिया था। कारोबार इस तरह से आगे बढ़ता रहा। शोभा जी अपने काम में व्यस्त रहती। अब तो वह काउंटर पर मालकिन के टेबल पर बैठती और मैनेजर के रूप में रामू की पत्नी थी। कारीगर लगे हुए थे, गारमेंट्स के कपड़े, शर्ट आदि बनते थे और लोग थोक में ले जाते थे। आमदनी काफ़ी बढ़ी, पूरे शहर में नाम हो गया। उधर शोभा जी का जो बेटा था मयंक, अचानक उसकी नौकरी छूट गई और कुछ दिन तो जैसे तैसे चला, पर आखिरकार कर्ज लेके कितना दिन खाता, खर्च चलाता, उसे मकान बेचना पड़ा। अब वो रोड पर आ गए। छोटा बेटा उनका जो था, पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात दूर, अब तो भोजन के भी लाले पड़ गए थे उन्हें। बहुत परेशान थे। परंतु उनकी सास, मयंक की पत्नी की माँ, उसी शहर में रहती थी जहाँ पर शोभा जी का नाम हो रहा था।
चारों तरफ। वो जानती थी कि ये शोभा जी तो मेरी बेटी की सास है, सारी कहानी वो जानती थी। उन्होंने फ़ोन लगा करके अपनी बेटी को बताया कि तुम्हारी सास आज तो कुबेर बनी हुई है, उसके पास तो कितने करोड़ की संपत्ति है, तुम लोग जाओ उनसे पैर पड़ के क्षमा मांगो, माँ हैं क्षमा जरूर करेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी। और माँ की ये बात सुनकर के पत्नी ने मयंक से कहा, सुनो जी, सासू जी की सुना है ऐसी बात है कि उनका व्यापार बहुत चल रहा है, आगे बढ़ गया है, चलिए हम लोग भी मदद मांगते हैं, माँ हैं, क्षमा मांगने में क्या जाता है। मित्रों, स्वार्थी लोग यही करते हैं। मयंक अपनी बहू को और बेटे को लेकर के शोभा जी के गारमेंट्स फैक्ट्री पहुंच गया और पूछने पर पता चला कि वो अंदर कैबिन में बैठी हुई हैं। तो हालांकि अंदर से ही शीशे से शोभा जी ने अपने बेटे बहू को देख लिया था, परंतु अपने काम में वो जानबूझकर लगी रही। ये लोग गए, शोभा जी के चरणों में गिर गए, रोने गिड़गिड़ाने लगे, माँ हम लोगों से बड़ी भूल हुई और आप मुझे क्षमा करें, आखिर हम हैं तो आपके ही अपने पुत्र। शोभा जी ने कहा, उसको तो ठीक है, हो तो अपने ही, पर बात क्या है बताओ। बताया, मयंक ने मेरी नौकरी छूट गई है, बेटी की पढ़ाई रुक गई है, यहाँ तक कि मकान बिक गया और रोड पर आ गया हूँ। माँ मुझ पर दया करो और मदद करो। शोभा जी ने तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, बेटा ये ईश्वर का न्याय है, अब ईश्वर ने जो न्याय किया है वही भोगना पड़ेगा हमको भी और तुमको भी। और अब तुम हमारे कौन, हमारा तो बस रामू और उसकी बहू, वही दोनों मेरे बेटे बहू हैं और मेरा कोई नहीं। ऊपर गोपाल जी और नीचे रामू। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगी। ये कह के शोभा जी अपने केबिन में चली गईं।